Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। वैसे तो ये बेसिक्स हम लोगों को क्लास 11th की अकाउंट्स में पढ़ाए जाते हैं, बट फिर भी क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ते वक्त या फिर कोई ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको एक बार रिकॉल करना होता है कि क्लास 11th की अकाउंट्स में क्या क्या था। क्योंकि अगर हमारे को अकाउंट्स के बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो फिर आगे की अकाउंट्स भी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं कि अकाउंट्स क्या है। मैं कोशिश करूंगा इन बेसिक्स को एक दो क्लासेस के अंदर अंदर ही पूरा समझा दूं। ठीक है, तो किसी ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है अगर, या फिर नहीं भी पढ़ रखा, तो दोनों को समझ में आएगा ये। देखिए, तो बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स होता क्या है? अकाउंट्स के लिए बोला जाता है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज है। अगर हमें किसी बिजनेस के बारे में जानना है कि वो बिजनेस अच्छा चल रहा है या बिजनेस में लॉसेज है, तो हमें उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना चाहिए। सिर्फ हम किसी शॉप के बाहर भीड़ लगी हुई है तो उसको देखकर नहीं बता सकते यार इसके यहाँ तो बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। हो सकता है भैया उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो, उसको वही चुकाने में, उसका इंटरेस्ट पे करने में सारा पैसा चला जाता हो। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस के बारे में जानना है तो हमें उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना होता है। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस की ये लैंग्वेज है, तो सबसे पहले बात आती है बिजनेस की। अगर हमें बिजनेस करना है, देखिए यहां पर मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है समझाने के लिए। वांट टू डू बिजनेस, अगर हमें बिजनेस करना है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? पैसे की। पैसे की जरूरत है। वो पैसा हम कहां से अरेंज करेंगे? अब दो सोर्स है। या तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपना बिजनेस पूरा खुद ही कर पाए, बट आप खुद सोचो इतना ज्यादा पैसा तो हम पे होगा भी नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास इतना ही पैसा है तो फिर हम क्या बिजनेस में जा रहे हैं? थोड़ा बहुत तो हमें बाहर से भी अरेंज करना पड़ता है। और वैसे भी इंडिया में तो यही कहा जाता है कि असली बिजनेसमैन वो है जो दूसरे के पैसे पर अर्न करे, दूसरे का पैसे से बिजनेस क्रिएट करे और फिर पैसा कमाए। ठीक है, तो देखो हम जो पैसे की जरूरत है वो कहां कहां से अरेंज करेंगे? कुछ खुद का लगा रहे हैं ओन फंड्स, कुछ हम लोगों को बोरो करना पड़ रहा है, चाहे वो फ्रेंड से बोरो करें, हम अपने रिलेटिव से करें, बैंक से करें, या इनके कॉम्बिनेशन से करें। कुछ बैंक से ले लिया, कुछ रिलेटिव्स ने दे दिया, कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ हमने बोरो करा और कुछ हमने अपने फंड्स लगाए। ये दोनों फंड्स मिलाकर अब पैसा तो आ गया। ठीक है, बिल्कुल देखो, बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमें बिजनेस करना था, बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कर रहे हैं, खुद का लगाया थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत हमने बाहर से अरेंज कर लिया, अब पैसा आ गया। जब पैसा एक बार इकट्ठा हो गया, फिलहाल के लिए जितना स्टार्ट करने के लिए चाहिए था बिजनेस, अब इस पैसे का क्या करें? क्या क्या खरीदे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अब अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि हम एक स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रजिस्टर, पेन, पेंसिल वगैरह ये सारी चीजें बेचेंगे। तो स्टेशनरी का काम करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक जगह ढूंढी जहां पर हम ये सामान बेचेंगे। वो शॉप परचेज करी, तो शॉप को हम लोग बोल लेते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि पूरी बिल्डिंग ली, मतलब वो जगह खरीदी, तो बिल्डिंग हो गई। और क्या चाहिए, वहां पर हमें थोड़ा सा स्टॉक परचेज करना पड़ेगा बेचने के लिए, क्योंकि क्या चीज बेचनी है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी खरीद के तो लाए, तो वो स्टेशनरी खरीद कर लाए, तो स्टेशनरी का हमने क्या मेंटेन करा, स्टॉक। ठीक है, फिर ये सारा सामान रखने के लिए स्टेशनरी का हमें फर्निशिंग करवानी पड़ेगी, मतलब चाहे वो कबर्ड वगैरह रखनी पड़े, और जो हमारे कस्टमर आएंगे या फिर हम खुद भी बैठेंगे तो उसके लिए हमारे को टेबल चेयर वगैरह चाहिए। तो हमने फर्नीचर ले लिया। अभी हमने देखो ये पैसे अरेंज करे थे, ये तीन चार चीजें जो बेसिक थी वो ले ली, एक जगह खरीदी, वहां पर स्टॉक रखवाया, स्टॉक रखकर कुछ फर्नीचर का सामान ले आया। थोड़ा सा पैसा अभी हमने हाथ में बचा कर रखा, कैश इन हैंड एट बैंक बोल दिया, मतलब दोनों चीजें, या तो कैश में पैसा हो सकता है और साथ साथ बैंक में भी। आजकल तो
जनरली लोग कैश में डीलिंग कम ही करते हैं, तो कैश इन हैंड एंड बैंक दोनों में पैसे की क्यों जरूरत है? पूरा पैसा एक बार में क्यों नहीं लगा दिया हमने? सारा इन्हीं सामान को खरीदने में अगर लगा दें, सोचो हम फर्स्ट डे शॉप खोल रहे हैं, हम अपनी पहला दिन है हमारी दुकान खोलने का। अब ऐसा तो है नहीं दुकान खोली और एकदम कस्टमर भागते हुए आएंगे। हो सकता है शुरू के 1-2 दिन 4 दिन तक तो कोई आए ना खरीदने हमारे, क्योंकि नए नए हम एस्टेब्लिश हुए हैं। तो ऐसे केस में अगर हमारा चाय भी पीने का मन कर गया तो हमारे पास तो उसके लिए भी पैसे नहीं होंगे। क्यों? हमने तो सारा पैसा कहां पर लगा दिया? इन दोनों तीनों चीजों को खरीदने में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे को कुछ मिसलेनियस आइटम के लिए भी पैसा बचा कर रखना चाहिए। तो कैश इन हैंड एंड बैंक कर दिया। आया समझ में? अभी तक तो मैंने अकाउंट्स का कुछ ऐसा बताया नहीं आपको, सिर्फ नॉर्मल चीज बताई कि अगर बिजनेस करना है पैसे की जरूरत है। पैसा हमने खुद कुछ पैसा खुद लगाया, कुछ पैसा अरेंज किया बाहर से। ये पैसा अरेंज कर ये चीजें परचेज करनी। अब हम अकाउंट्स की स्टार्टिंग करते हैं। अब यहां पर अकाउंट्स का रूल क्या है? जो पैसा ओनर खुद लगाता है बिजनेस में, ध्यान से समझना बात को, जो पैसा ओनर खुद लगाता है बिजनेस में उसको कहा जाता है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। समझ में आई ये मेरी बात? देखिए अकाउंट्स की लैंग्वेज में या फिर हम ये कहें लॉ की लैंग्वेज में, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों अलग अलग है। ये नहीं कि ये तो पैसा मेरा ही है, नहीं, फर्म अलग है, ओनर अलग है। आपको ये अकाउंट्स में बिल्कुल मानकर चलनी है ये वाली बात। इसको आप कभी मत भूलना कि ओनर और उसकी जो फर्म है ये दोनों सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें। ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। तो ओनर ने जो पैसा खुद लगाया बिजनेस में वो कहलाता है कैपिटल। तो हमसे आप कोई पूछे कि कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस। जो पैसा ओनर खुद लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल कहा जाता है। जो पैसा हम दूसरों का बोरो करते हैं, जो पैसा हम बोरो करते हैं वो कहलाता है लायबिलिटी। अब एक से ज्यादा है तो लायबिलिटीज बोल देते हैं। ये क्या कहलाएगी? लायबिलिटीज। वैसे लायबिलिटी होता है बट एक से ज्यादा है तो ये लायबिलिटीज हो गई। जो पैसा हम लोग बाहर से अरेंज करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं लायबिलिटी क्या है? जो पैसा हमें किसी का रीपे करना है, अमाउंट टू बी रीपेड इज कॉल्ड लायबिलिटी, ठीक है। या फिर कह लो कि पैसा जो हमने बोरो कर रखा है वो लायबिलिटी है। तो ओनर का पैसा कैपिटल, जो बाहर से बोरो करा वो लायबिलिटी। ये दोनों पैसा मिलाकर जो हम रिसोर्सेज परचेज करते हैं, जो हम बिजनेस में रिसोर्सेज लेकर आए, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक या फिर जो कैश भी रखा है, इन रिसोर्सेज को कहा जाता है असेट्स। इसको क्या कहा जाता है? असेट्स। समझ में आया? असेट्स क्या है? असेट्स आर द रिसोर्सेज केप्ट इन द बिजनेस। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। रिसोर्सेज केप्ट इन द बिजनेस टू डिराइव बेनिफिट आउट ऑफ इट। उनसे बेनिफिट लेने के लिए हम जो रिसोर्सेज बिजनेस में रखते हैं वो कहलाते हैं असेट्स। समझ में आ रहा है? देखिए आप लोग जो अकाउंट्स को 3-3, 4-4 साल से भी पढ़ रहे हैं ना, उनसे भी अगर असेट का मीनिंग पूछोगे तो वो आपको एग्जाम्पल देने लग जाएंगे, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। ये तो एग्जाम्पल हुए। आप उनसे पूछ लो मीनिंग क्या है एसेट का, वो आपको कह रहा है कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर ये होते हैं असेट। ये तो एग्जाम्पल हुए। असेट्स क्या है? देखिए असेट्स हर वो चीज है जो हमने बिजनेस में रखी है बेनिफिट के लिए। वो खुद एक बेनिफिट नहीं है, लेकिन बेनिफिट कमाने के लिए हमें लगता है कि इस रिसोर्स की हमें जरूरत है जिससे कि हमें बेनिफिट हो। अगर हम अपने बिजनेस में फर्नीचर भी रख रहे हैं तो हमें पता है कि इस फर्नीचर से भी कहीं फायदा ही मिलेगा। कि अगर हमने कस्टमर के लिए चेयर लगाई तो चलो चेयर, जो कस्टमर आएगा हमारे पास उसको एक सहूलियत होगी, आकर बैठेगा हमारे पास, तो मतलब उसको एक ठीक लगेगा आकर यहाँ पर, तो हमें लगा कि हमारा बेनिफिट है इसमें। हम जितने भी असेट्स परचेज कर रहे हैं वो क्यों करते हैं? हमें लगता है कि वो एक बेनिफिट है। अगर और हर बिजनेस में अलग अलग रिसोर्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको यही असेट्स परचेज करने जरूरी है।
असेट्स क्या है? रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज तो डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो बदल जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैंने अभी तक आप लोगों को 4 चीजें बताई। अकाउंट्स क्या है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस। लायबिलिटी क्या है? अमाउंट बोरोड फ्रॉम अदर्स या अमाउंट टू बी रीपेड टू अदर्स। और असेट्स क्या है? रिसोर्सेज टू डेराइव बेनिफिट। रिसोर्सेज केप्ट टू डेराइव बेनिफिट। आ गया ये सब समझ में आपको? ठीक है। और देखो इसमें और बेसिक चीजें क्या होती है, देखिए नेक्स्ट इसमें आता है परचेजेस। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बताऊं, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स का मतलब आपको पता है? गुड्स का मतलब होता है जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं। अगर स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक हमारे लिए क्या है? गुड्स। तो गुड्स मतलब जिस चीज का बिजनेस है, कपड़े का काम कर रहे हैं तो कपड़े हमारे लिए गुड्स हो गए। मतलब जिस चीज का भी हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड गुड्स। अब परचेजेस का मतलब क्या है? परचेज मतलब वैसे तो सबको पता है खरीदना, बट क्या खरीदना? अकाउंट्स में परचेजेस का मतलब होता है गुड्स को परचेज करना, ठीक है। मतलब परचेज का मतलब अकाउंट्स में परचेज ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स परचेज हो रही है। अगर हम इसके अलावा कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो वहां पर परचेज वर्ड नहीं आएगा। अभी आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, अगर आपने किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी, वहां पर आपने परचेज वर्ड लिखा हुआ पाया, तो आप हो सकता है उससे कहो कि ये परचेज का क्या मतलब है, ये तो बताओ खरीदा क्या। तो वो कहेगा कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा काम किस चीज का है? कपड़े का। तो ऑब्वियसली मैंने क्या खरीदा होगा? कपड़े। अगर स्टेशनरी का काम है तो क्या खरीदा होगा? स्टेशनरी। बार बार परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परचेज वर्ड का मतलब क्या है? ये इसका मीनिंग है कि हम लोग गुड्स को ही परचेज कर रहे हैं। आया समझ में? तो परचेज ऑलवेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली। इसके अलावा कुछ अगर परचेज कर रहा है कोई, तो उसको नाम लिखना पड़ेगा उसका। जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक वाला अगर सॉफ्ट ड्रिंक परचेज करता है तो बस परचेज वर्ड लिख दे बुक्स में, चलेगा। लेकिन अगर वो रेफ्रिजरेटर खरीदता है, इनको सॉफ्ट ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहा है, तो रेफ्रिजरेटर का उसको नाम लिखना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर। परचेज वर्ड नहीं लिख सकता वो। क्यों? क्योंकि परचेज वर्ड सिर्फ किसके लिए आता है? गुड्स के लिए। आई मेरी बात समझ में आपको? ठीक है। अब परचेज 2 टाइप की होती है। एक तो कहलाती है कैश परचेजेस और एक कहलाती है क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेज क्या है? अमाउंट पेड इमीडिएटली। और क्रेडिट परचेज का मतलब क्या है? अमाउंट टू बी पेड लेटर। आप कैश वर्ड से ये कंफ्यूज मत होना कि कैश में खरीदा है और क्रेडिट मतलब, देखो कई लोग ये पूछते हैं कि कैश मतलब ठीक है अभी पैसे दे दिए, क्रेडिट परचेज मतलब बाद में देंगे। लेकिन अगर हमने चेक से पेमेंट करी हो, हमने कार्ड से पेमेंट करी हो, पेटीएम कराओ, तब क्या होगा? अब तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे पे करने के। देखिए, कैश परचेज का मतलब ऐसा कोई टिपिकली ये नहीं है कि नगद ही देना है हमें। कैश परचेज का मतलब क्या लिखा मैंने? अमाउंट पेड इमीडिएटली। हमने पैसा उसको हाथ की हाथ दे दिया, चाहे कैसे भी दिया, उसका अकाउंट सेटल कर दिया ना, मतलब उसकी पेमेंट कर दी। वो चाहे जैसे मर्जी दियो तो वो किसके अंदर आ जाएगा? कैश परचेज के। एक्चुअली ये सारे कंसेप्ट बहुत पुराने बने हुए हैं, तब कहां बैंक से पेमेंट चलती थी, इस वजह से उसका क्या नाम रखा गया? कैश परचेजेस। बट कैश परचेजेस के अंदर आता है किसी भी तरीके से पेमेंट करना, बट आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी, ठीक है। अगर आपने इमीडिएटली पेमेंट नहीं करी, उसके पैसे हम बाद में पे करेंगे। भाई 2 ही तरीके हो सकते हैं ना, या तो पैसे अभी दे देंगे या बाद में देंगे। तो अगर हम उसके पैसे बाद में देना चाह रहे हैं, वो कहलाएगा क्रेडिट परचेजेस। क्या कहलाएगा?
क्रेडिट परचेजेस। जिससे भी हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं उस पर्सन का नाम लिखना होता है बुक्स में, वरना याद कैसे रहेगा, हिसाब कैसे मेंटेन करेंगे कि पेमेंट किसको करके आनी है। तो द पर्सन फ्रॉम whom credit purchases is made, इसको एक टर्म बोला जाता है, he is called creditor। वो बंदा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। इंपॉर्टेंट बात है, क्रेडिटर का मतलब हमसे कोई पूछे, क्रेडिटर का मतलब ये हुआ जिससे हमने उधारी पर सामान खरीदा हुआ है, वो क्या है, क्रेडिटर। समझ में आई बात। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom क्रेडिट परचेज इज मेड, जिससे हमने उधार पर सामान खरीदा वो कहलाएगा क्रेडिटर। ठीक है, मैं समराइज करूं परचेज को फिर से। परचेज का मतलब गुड्स को परचेज करना। परचेज दो टाइप की होती है, एक कैश परचेज, एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब पैसे हाथ के हाथ पे कर दिए। अब जिसको हाथ के हाथ पेमेंट कर दी उसका नाम लिखने से बुक्स में क्या फायदा, क्या हम उसका भी नाम याद करें कि क्या था वो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिससे हमने उधार पर सामान खरीदा उसका नाम लिखना पड़ेगा, वरना या तो आप भूल जाओगे, वरना वो भी बेईमानी कर सकता है सामने वाला कि नहीं आपने इतना नहीं, इतने में खरीदा था। तो हमारे को पूरा बुक्स में रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमने कितने में उससे सामान खरीदा था और वो पर्सन कौन है। तो अमाउंट टू बी पेड लेटर, इस केस में हम पैसे बाद में देंगे। और जिससे खरीदते हम उधार पर सामान वो कहलाता है क्रेडिटर। समझ में आया इतना। अब इसी के पैरेलल नेक्स्ट होता है सेल्स। अब अगर आपको परचेजेस समझ में आ गया तो फिर सेल भी बिल्कुल ऐसे ही। सेल का मतलब क्या है, सेल ऑफ गुड्स। अगर हमारे को सेल देखने को मिले अकाउंट्स में तो वो इसका मतलब है सेल ऑफ गुड्स ओनली, गुड्स ही बेचेंगे। वैसे अब आपको लगेगा कि बिजनेस में गुड्स ही तो बेचेंगे और क्या बेचेंगे, भाई जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वही तो बिकेगा। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई एसेट पुरानी हो गई और उसको स्क्रैप करना है, उसको बेचना है, कबाड़े में बेचना है, तो वो भी तो बेच रहे हैं एक तरीके का। फर्नीचर पुराना हो गया उसको बेच दिया। बिल्डिंग बड़ी थी उसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम बिल्डिंग का बेच रहे हैं किसी और को, तो बेच तो वो भी रहे लेकिन उसमें सेल वर्ड नहीं आएगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेल वर्ड अगर लिखा है बुक्स में उसका मतलब है कि गुड्स को बेचे। ठीक है, फिर वही सेल भी दो टाइप की, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या होती है, कैश सेल्स का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। इमीडिएटली पैसा मिल जाए तो वो कहलाएगा कैश सेल्स। वही बात, जरूरी नहीं है कि आपको कैश में ही मिले, किसी भी सोर्स से पैसा मिल रहा हो, पैसा मिलना चाहिए बस, तो वो कैश सेल है। अगर हमें बाद में मिलेगा पैसा तब वो कहलाएगा क्रेडिट सेल्स। और द पर्सन फ्रॉम whom या टू whom, सॉरी, द पर्सन टू whom क्रेडिट सेल इज मेड इज कॉल्ड डेटर। वो पर्सन क्या कहलाएगा, उस टर्म को क्या बोला जाता है, डेटर। इसमें बी साइलेंट होता है, डेबिटर नहीं है ये, डेटर है। ठीक है, डेटर कौन हुआ, जिसको हमने उधार पर सामान बेचा है, वो हमारा क्या है, डेटर। समझ में आया इतना। तो हमने अकाउंट्स का मीनिंग पढ़ा, फिर असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, इन टर्म्स को पढ़ा। एक टर्म और, जैसे अब वैसे तो बहुत सारी टर्म्स और हैं लेकिन बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करना है। एक होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है, जो पैसा ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला। जब ओनर बिजनेस में से कुछ निकालता है तो वो कहलाता है ड्रॉइंग्स। पर्सनल पर्पस के लिए, देखो मोस्टली तो वो पैसा ही निकालेगा, बट अगर उसने गुड्स भी निकाल ली अपने लिए, कुछ ऐसी चीज, अब जैसे स्टेशनरी का काम है तो अब उसके घर में बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि पापा आते वक्त पेन लेते आना,
तो वो अगर पेन निकाल कर ले रहा है बिजनेस में से तो उसको रिकॉर्ड करेगा उसने क्या किया है, ये ड्रॉइंग्स करी, अमाउंट और गुड्स विड्रॉन फॉर द पर्सनल पर्पस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। आया आप लोगों को ये सब चीजें समझ में? तो हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस करे, कुछ और ऐसे ही बेसिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।